हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल एंड आई टीच यू फिजिक्स। तो बच्चे कैसे हो आप सभी लोग, फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे। ये चैनल बच्चों कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11 में, 12th में या फिर जेईई नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आप बच्चे चाहे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी रीजनल बोर्ड से बिलोंग करते हो, सबके लिए बच्चों ये चैनल वन स्टॉप सोल्यूशन है। और आप सभी के लिए बच्चों हमने इस चैनल पर शुरू किया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन। आज क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज वर्क पावर एनर्जी का बच्चों कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन इन वन वीडियो। तो फटाफट बच्चे लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो यार, ठीक है बच्चे लोग। चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे लोग, द साइन ऑफ वर्क डन बाई फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना, कि किसी भी बॉडी पर किया गया वर्क डन, है ना, जो वर्क किया जा रहा है उसका साइन समझना बहुत जरूरी है। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है भाई, देखो यार आप सभी को पता है बच्चों, जो वर्क डन होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी होता है, या फिर बेसिकली होता है एफ डी कॉस थीटा, राइट है। ठीक, यानी कि बच्चों अगर थीटा ग्रेटर देन 90 रहे, थीटा अगर बच्चों ग्रेटर देन 90 हो जाए या फिर 180 डिग्री कम में रहे, तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो कॉस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अपना कॉस की जो वैल्यू होगी, है ना, कॉस की वैल्यू क्या होगा बच्चे लोग, नेगेटिव होगा, राइट। कॉस की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो जो वर्क डन आएगा बच्चे लोग वो हो जाएगा माइनस का, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी बात। चलिए अब इसी बेसिस पे अपने को बताना है कि कौन कौन से जो वर्क डन हो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, राइट। पहला देखिए कह रहा है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू द बकेट। ठीक है, अब एक बकेट है यार, है ना, एक बकेट है, इस पे रस्सी से बांध करके एक व्यक्ति इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्ति ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, और जिस फोर्स से, जिस टेंशन टी से इसको खींचा जा रहा है ऊपर की ओर, टेंशन भी उसी डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों जो थीटा है वो 0 डिग्री है। व्यक्ति जिस फोर्स से खींच रहा है और तो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट है बच्चों किधर है, ऊपर की ओर है। तो दोनों अगर ऊपर की ओर है तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री है इसका मतलब सर जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये हो जाएगा एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, यानी हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं है भाई, तो ये वाला हो जाएगा भाई अपने पास पॉजिटिव। ठीक, चलिए अगला कहते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द वर्कपीस। अब इसी केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, यू कैन सी द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज वर्क इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर। तो दूसरे वाले केस में मैं बात करता हूँ, दूसरे वाले केस में देखा जाए तो भैया फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, यानी कि जो थीटा है बच्चों वो 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगा -1, यानी कि जो वर्क डन होगा बच्चा लोग दैट विल बी निगेटिव। आया समझ में नहीं आया, आया कि समझ में नहीं आया भाई, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा निगेटिव। क्लियर है सभी को बात, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सी नंबर। अगला क्या है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। देखो तुम्हारा फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होता है बच्चों वो हमेशा निगेटिव ही होता है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन जो होता है ना, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन हो चाहे कोई भी प्लेन हो, है ना, इंक्लाइंड प्लेन ले लो चाहे बिल्कुल प्लेनर प्लेन ले लो, हर कंडीशन में आपका फ्रिक्शन जो है बच्चों आपके मोशन के अपोजिट लगता है। अगर मोशन आपका इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लगता है फ्रिक्शन। किधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो हर कंडीशन में अपने पास जो थीटा होगा दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। इस कंडीशन में जो थीटा अगर 180 हो गया तो वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी निगेटिव। ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन हमेशा निगेटिव ही होता है, याद रखिएगा जब बॉडी मोशन में रहता है तो। ठीक, नेक्स्ट, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो कह रहा है कि वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, एक अप्लाइड फोर्स के द्वारा ऑन अ बॉडी, है ना, एक बॉडी पे मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो भैया एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है ना, इसके पास वेलोसिटी क्या है भाई, इसके पास वेलोसिटी है बच्चों यूनिफॉर्म है। ठीक, तो देखो हो क्या रहा है कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स भैया किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा,
क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी होगा यहाँ पे। देखो रफ है ना, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब एक हो क्या रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जा रहा है, इसी वजह से अपने पास नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, तो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इस फोर्स के द्वारा वर्क डन, तो भैया क्या इसके डायरेक्शन में कोई चेंज है? नहीं है, ठीक। जिधर मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ये सर बिल्कुल बात सही है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगा 1 और जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चा लोग? क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत है ना? ठीक है, ये पॉजिटिव की बात समझ में, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स केवल फ्रिक्शन को खत्म कर रहा है, फ्रिक्शन को खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम वेलोसिटी है। यानी कि ये फ्रिक्शन, ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है ये किधर अप्लाई हो रहा होगा? ये एक्सटर्नल फोर्स जो है मोशन के डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रहा होगा। अगर अपोजिट में होता, मोशन का अपोजिट में होता तो रुक जाता है कि नहीं भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट। वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। ठीक, एक वाइब्रेटिंग पेंडुलम है, वाइब्रेट करता हुआ पेंडुलम है। अब रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा बच्चा लोग, वो कैसा होगा? तो देखो कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो जाए, चाहे फ्रिक्शन हो जाए है ना, चाहे एयर का रेजिस्टेंस हो जाए, इनके द्वारा वर्क डन हमेशा निगेटिव ही होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट या फिर जिधर वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट में ये फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है ना। तो ये फोर्स हमेशा, मतलब इनके बीच का जो एंगल, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है भाई, इसकी वजह से ये जो वैल्यू होता है वर्क डन का, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर यू। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा पूरी कहानी? किसी को दिक्कत यहाँ तक? हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो वर्क का साइन बहुत जरूरी है समझना। वर्क का जब तक साइन नहीं समझोगे, समझ में चीज़ें नहीं आएंगी तुम्हें, उसका मतलब नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है आखिर में, है ना भाई? हो क्या रहा है आखिर में? ठीक है भाई, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन को चला जाए बच्चों। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑन योर स्क्रीन देखिए, कह रहा है कि A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of applied horizontal force of 7 Newton on a table with a coefficient of kinetic friction 0.1. Compute the पहला है work done by the applied force in the 10 सेकेंड। ठीक, देखो भाई आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए आपको पास फोर्स होना चाहिए, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बात ये हो रही है कि अपने पास एक म्यू के इज इक्वल टू 0.1 वाला सरफेस है, इसके ऊपर आपने रख दिया 2 kg का मास। अब इसके ऊपर आपने 7 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है। ठीक है भाई, 7 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि आप ये एक्सेलरेशन निकाल करके ही निकाल पाएंगे कि इसका पोजीशन कहाँ पे होगा। ठीक है भाई, चलो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा सर? देखो 7 न्यूटन का फोर्स आगे की ओर खींच रहा है और इसका विरोध कौन करेगा सर? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा ma। तो 7 माइनस म्यू 0.1 इंटू एम जी, यानी 2 इंटू, क्योंकि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा सर? ये होगा म्यू के इंटू एम जी। ठीक, म्यू का कितना 0.1, मास है 2 kg और जी की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10। चलिए हो गया, इज इक्वल टू मास है अपना 2, एक्सेलरेशन हो गया ए। देखो ये कितना आ जा रहा है भाई, ये तुम देख सकते हो, इसकी वैल्यू आ जा रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जा रही है 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। अभी इस एक्सेलरेशन से बच्चों ये बॉडी आगे मूव कर रही है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि सबसे 10 सेकंड में कितना काम होता है। पहले निकाल लो कि 10 सेकंड में इससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 सेकंड में इसके पास कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? क्लियर है भाई? चलो निकाल लो। तो सर आप सभी को पता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, सभी को पता है क्या? सर बिल्कुल पता है। S निकालना है अपने को 10 सेकंड में, तो शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है शून्य, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो हो जाएगा हाफ 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है भाई, क्लियर है? तो हो जाएगा 250 हो जाएगा आधा, 125 मीटर। कितना आ गया? 125 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 125 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ बच्चों लोग 125 मीटर। तो पहला बात कर लेते हैं हम लोग वर्क डन की।
है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, जो वर्क डन होगा दैट विल बी व्हाट सर, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब किसके द्वारा पूछा है, देखो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के द्वारा, यानी 7 न्यूटन के द्वारा वर्क डन पूछा है, ठीक है भाई। तो 7 इंटू 125 हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 × 8 यानी 875 जूल के आसपास होगा। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 875 जूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बी वाला, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन द 10 सेकेंड। भाई फ्रिक्शन के द्वारा भी वर्क डन अगर देखा जाए, फ्रिक्शन के द्वारा अगर वर्क डन देखा जाए तो फ्रिक्शन भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट तक लगा होगा। तो फ्रिक्शन के द्वारा देखा जाए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स इंटू टी। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स आप लोग देख सकते हैं कितना आया था, म्यू इंटू एम जी, यानी कि हो गया ये 2, कितना हो गया 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उसके अपोजिट में लग रहा है, किधर लग रहा है, अपोजिट में लग रहा है, तो वर्क डन होगा निगेटिव में, है ना। एफ इंटू डी, डी डिस्प्लेसमेंट हो गया 125, यानी दिस विल बी चलो -250 जूल, -250 जूल, दिस विल बी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। क्लियर। वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नेट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य अगर आपसे पूछा है तो नेट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य मतलब बच्चों अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया कार्य माइनस कर दीजिए आप किसके द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स देखो 875 जूल का काम किया था और फ्रिक्शन फोर्स ने कितना किया 250 जूल के आसपास का काम, यानी निगेटिव में किया। क्लियर है, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका लगभग 650 जूल, कितना आ जाएगा भाई 650 जूल आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया बच्चा लोग, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर सकते हो, जो वर्क डन बाय नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो वर्क डन एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एफ नेट कितना होगा भाई, एम ए होता है सर, एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास है 2, एक्सलेशन है 2.5 का और डिस्प्लेसमेंट आपने जैसा कि बोल ही दिया कितना आ गया 125 का आ गया था ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, सही है क्या ये वर्क डन बाय नेट फोर्स 875 था ना, ये कितना आया था 25 7 25 7 125 चौके 100 150 ठीक है 875 में से 250 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 625। ओके ओके ओके, ये घटाएंगे तो 625 आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये 625 आ जाएगा, 625 जूल, ठीक है। चलो ठीक है, कितना हो जाएगा 625 जूल। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया कितना 5 × 125, ठीक है भाई, ये हो जाएगा 625 जूल। तो आप लोग देख सकते हैं सेम ही आंसर आ रहा है क्या, है ना। अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी सेम एज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। उसके बाद क्या रहा है कि डी में क्या रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में बॉडी के द्वारा क्या कार्य किया गया, सॉरी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेसिकली बच्चा लोग आप सब लोग जानते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय नेट फोर्स, ठीक है। तो वही होता है चेंज वर्क एनर्जी, थोड़ा पता है ना आप सभी को, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय द नेट फोर्स। और दिस विल भी बच्चा लोग 625 जूल, समझ में आया ही नहीं आया, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 625 जूल, ठीक है। क्लियर है, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का बढ़िया सवाल था, ठीक है। समझ में आ गया क्या एवरीवन, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो काम खत्म, आगे चला जाए। 5.2 क्वेश्चन समझ में आ गया, सबका इंटरप्रिटेशन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है, देखिए आप सभी की स्क्रीन में कह रहा है कि गिवन इन द फिगर 5.11 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जो ई है यहाँ पे भी ई कहाँ गया, ई है यहाँ पे, ई है यहाँ पे, ये टोटल एनर्जी ग्राफ है, ठीक है। और जो वी नॉट बता रहा है, ये जो वी नॉट है दिस इज टेलिंग यू द अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वी जो है ये वी जो है पोटेंशियल एनर्जी का ही ग्राफ है, ठीक। चलिए उसके बाद कह रहा है कि, ठीक है, कह रहा है कि इन ईच केस स्पेसिफाई रीजन्स इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी। आपको इन सारे ग्राफों के लिए आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे पार्टिकल हो ही नहीं सकता, पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक। ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। थिंक ऑफ सिंपल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर
विच दिस पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रेलिवेंट। ठीक है भाई, समझ गए आगे बात। चलिए तो देखो यार, आप सभी को पता है कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चे लोग कि टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी होता है बच्चे लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगर अपना पोटेंशियल एनर्जी में से अगर मैं अगर टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी घटाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा क्या? आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है। क्या है भाई? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका हाफ mv स्क्वायर। मास निगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी निगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है जो बच्चों, टोटल एनर्जी की क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव हुआ, ऐसा समझो कि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को पता है दैट कैन बी नेगेटिव, राइट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से, अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा है टोटल एनर्जी से, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा? निगेटिव में रहा होगा, है ना। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इससे भी ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव होना पड़ेगा, तब तो जाके इसको बैलेंस कर पाएगा ना इक्वेशन को। ठीक है, तो आपको यही करना है, सोचना है कि भैया मतलब कि कहाँ पे पार्टिकल जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किस पोजीशन में पार्टिकल जो है बच्चा लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए तो पहले फिगर की बात किया जाए। चलो पहले फिगर की बात करते हैं, फिगर नंबर इसकी बात किया जाए। ठीक है, तो ये देखो v मतलब पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है और ये x है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। ठीक है भाई, और यहाँ पे E जो है टोटल एनर्जी है। क्या है? टोटल एनर्जी है। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा ध्यान से बच्चे लोग, यहाँ पे इस वाले रीजन में बात करता हूँ, 0 to a वाले रीजन में। इस वाले रीजन में बात कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या है सर? निगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। ठीक, उसके बाद अगर ध्यान से देखो ए से आगे की ओर देखो, इस वाले पॉइंट से आगे की ओर देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को होना पड़ेगा निगेटिव इस वाले रीजन में। काइनेटिक एनर्जी क्या होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा इस वाले रीजन में। तो ये वाला रीजन पॉसिबल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं बेसिकली सीधे कह सकता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी कि फॉर एक्स ग्रेटर देन ए पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता जिसका काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में हो। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है, भाई काइनेटिक एनर्जी कैसे निगेटिव हो सकता है यार? वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी इतना ही है और पोटेंशियल एनर्जी आपने बोल दिया कि मतलब टोटल एनर्जी आपने बोला 10 है, पोटेंशियल एनर्जी 15 है। ठीक, टोटल एनर्जी 10 है, आपने बोला पोटेंशियल 15 है, तो आपको काइनेटिक को क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक को -5 करना पड़ेगा, यानी काइनेटिक -5 होगा तभी तो जाकर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो पाएगा भाई। ठीक है, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन ए जो है बच्चा लोग अपने पास जो है पार्टिकल इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी लोग। चलो अगला बात करते हैं, नेक्स्ट वाले इस फिगर की बात कीजिए जरा। इस वाले फिगर में आप जरा ध्यान से देखिए, किस वाले फिगर है बच्चों? हर एक पॉइंट पर चाहे आप कहीं भी बात कीजिए करते रहिए, तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी। ठीक, यानी कि इस पूरे केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0 होगा, यानी कि ऐसा में तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट जो है इस वाले फिगर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा मतलब काइनेटिक को निगेटिव होना पड़ेगा, तो काइनेटिक निगेटिव हो ही नहीं सकता किसी भी रीजन में। समझ गए? तो यहाँ पे पार्टिकल जो है कैन नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे देखो 0 से a तक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? E से बड़ा है, लेकिन A to B तक जब x अपना A और B के बीच में, जब x अपना बच्चा लोग A और B के बीच में है, इस कंडीशन में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? निगेटिव दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, यानी कि क्या होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा।
काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मतलब क्या कि सर अपने पास पार्टिकल इस वाले रीजन में एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल जो है इस वाले रीजन में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोग? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा लोग? कोई दिक्कत? चलिए, तो पार्टिकल जो है आप लोग देख सकते हैं, जो पार्टिकल है वो जो है क्या करेगा, पार्टिकल जो है इस वाले रीजन में एग्जिस्ट कर पाएगा, और इधर इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर जो है काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्या रहा है, नेक्स्ट फिगर में ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देखो एक टोटल एनर्जी ग्राफ है, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम है, यानी इधर की ओर, तो इस वाले एरिया में जो है लाई करेगा, विल लाई, और इधर भी क्या करेगा, लाई करेगा। लेकिन इस वाले रीजन में लाई नहीं कर पाएगा, चाहे ये ग्राफ कैसा भी जाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, टोटल ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, तो ग्राफ अपना जो है, यानी पार्टिकल जो है बच्चों, पार्टिकल इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में ही रह पाएगा, इससे बाहर वाले रीजन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो है। ऊपर वाले रीजन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो है भाई। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सारी कहानी क्लियर हो रही है? बताएंगे एवरीवन, जल्दी जल्दी बताएंगे एवरीवन, जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग, है ना? अगर मज़ा आ रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक, सेशन को शेयर जरूर कर देंगे सभी लोग। ठीक है बच्चा लोग? चलिए, चलो भाई, आता है अगला क्वेश्चन। आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय Vx इज इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है कि इस तरीके से दिया जाता है, हाफ की एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, मतलब पैराबोलिकल शेप दिख रहा है आप सभी को ये वाला, जहाँ पे के जो है तो फोर्स कांस्टेंट और के की वैल्यू 0.5 न्यूटन पर मीटर है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है जब चलो कितना है, 1/4 है, कितना है मतलब 1/2, अब के की वैल्यू भी 0.5 है, यानी इसका भी वैल्यू 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी दिस वैल्यू बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक, जहाँ पे ये हो गया है ना, सो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज टू एक्स प्लस माइनस 2 मीटर। मतलब आपको एक बताना है कि ऐसा पार्टिकल जिसके पास टोटल एनर्जी 1 जूल के बराबर है, मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर। ठीक है भाई, क्लियर है? तो चलो भैया, हमने माना कि ये पार्टिकल के पास, अपने पास जो है पार्टिकल जो है, इसके पास 1 जूल की एनर्जी थी। ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, मैक्सिमम जाता है बच्चों एक्सएम तक, मतलब ये मैक्सिमम एक्सएम हाइट तक जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो फार्मूला लगाइए, हाफ के एक्स मैक्स के स्क्वायर विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 1 जूल। क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा क्या? चलिए, तो आपसे पूछा एक्स मैक्स इज इक्वल टू, तो हो जाएगा बच्चों लोग 2 में के अंडर रूट, 2 में के अंडर रूट। ठीक, 2 में के क्या है, के है अपने पास कितना, 0.5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √4, यानी हो जाएगा ये 2 ± 2 मीटर। ठीक, यानी कि जो एक्स मैक्स आ गया कि भैया ये ऊपर नीचे +22 मीटर तक ही जा पाएगा, इससे ज़्यादा तक नहीं जा पाएगा। समझ गया एवरीवन? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या समझ में आ गया सभी को बात, है ना? मतलब सिंपल तुमको दे रखा था यहाँ पे कि वेयर के इज द फोर्स, अपने पास सिंपल से ये दे रखा था कि एक एसएचएम का आपको सभी को दे रखा था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है ना, सो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज टू एक्स इज इक्वल टू ±2 मीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकालना था कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा अगर उसके पास 1 मीटर की जो एनर्जी है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया कि वो मैक्सिमम 2 मीटर तक की ही हाइट जाएगी, चाहे इधर की बात कीजिए चाहे इधर की बात कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखकर कह रहा है कि अपने पास कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चा लोग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉल आ गया था बच्चा लोग। चलिए देखिए, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन at whose expense is the heat energy required for burning obtained the rocket or the atmosphere। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चों जब रॉकेट को हम लोग उड़ाते हैं ना, जब रॉकेट को उड़ाया जाता है तो होता क्या है, उसका जो केसिंग होता है, द केसिंग ऑफ रॉकेट इन द फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उसका जो केसिंग होता है बच्चों वो जल जाता है। तो ये जो जल रही है, जो हीट पैदा हो रही है, ये हीट पैदा किसके एनर्जी के लॉस की वजह से हो रही है,
खुद की रॉकेट की एनर्जी की लॉस की वजह से पैदा हो रही है या फिर एटमॉस्फेयर की एनर्जी की लॉस की वजह से पैदा हो रही है। तो देखो यार, ये जो हीट पैदा हो रही है बच्चों, दिस इज जेनेटिक ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द रॉकेट इटसेल्फ। सॉरी। कि जब देखो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, होता क्या है कि एयर का फ्रिक्शन, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसके केसिंग से टकराता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। अब आप सभी को पता है हीट जनरेट हुई तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होना चाहिए। तो ये एनर्जी का लॉस होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी लॉस में, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे रॉकेट की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं हम लोग, जो स्पीड होती है काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक स्पीड होती है रॉकेट की, क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटता जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो ये एनर्जी जो घट रही है वो चेंज हो जाती है किसमें, हीट में, है ना, हीट में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये रॉकेट वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि सभी को क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल, ठीक है। मतलब कि जो कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जैसे कि ये सन है आपके सेंटर में और इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ पे जो है कॉमेट मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमेट की जो वेलोसिटी होती है वो जनरली, कॉमेट की जो वेलोसिटी होती है वो जनरली जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होती है, ठीक है। कॉमेट के परपेंडिकुलर मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होती है, ठीक। कह रहा है कि एट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, दिस वर्क डन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जनरली अगर सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है तो उसका स्पीड v और जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एफ सी, इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री, जिसकी वजह से जो पावर होता है बच्चों एफ डॉट बी होता है जो कि जीरो होता है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं जो वर्क डन है वो भी जीरो होता है, राइट। लेकिन कॉमेट की कंडीशन में क्या होता है, ये v मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो वर्क डन है वो जीरो क्यों है। तो वर्क डन बच्चों इसलिए जीरो है क्योंकि जो वर्क डन किया जा रहा है, दिस वर्क डन इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक कंप्लीट पाथ में अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा एक कंप्लीट पाथ में किया गया जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, किया गया वर्क डन जो होगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरी की पूरी कहानी क्लियर यहाँ तक, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर, ठीक है, लॉसेज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस हाउएवर स्मॉल, व्हाई देन डज इट स्पीड इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एज इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है। तो कह रहा है देखिए बच्चा लोग कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सैटेलाइट है ना, ये धरती के सरफेस अभी सैटेलाइट है, मान लो सैटेलाइट गोला है ना। अभी सैटेलाइट जब धरती के नीचे की ओर आ रहा है तो आप सभी को पता है इसके पास टोटल एनर्जी मान लीजिए ई है, जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, ठीक। अब हो क्या रहा है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी थोड़ी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो रही होगी, चलिए थोड़ी थोड़ी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो रही होगी, लेकिन जब ये धरती के नज़दीक आता है तो इसकी स्पीड बढ़ती क्यों है भैया, जो टोटल एनर्जी है वो तो लॉस हो रही है ना, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस की वजह से। तो फिर भी इसकी जो स्पीड है वो जैसे जैसे धरती के नज़दीक आती है वो बढ़ती क्यों है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है दैट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक। अब स्मॉल अमाउंट में एनर्जी सिग्निफिकेंट वो लॉस हो रहा है, चलो बात कैंसिल करो, हटाओ। ध्यान से बात यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे सैटेलाइट नीचे आ रहा है बच्चा लोग, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि mgh है, h घटने के साथ साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, तीव्रता के साथ घट रही है, बहुत फास्टली घट रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे सैटेलाइट नज़दीक आता है उसका पोटेंशियल एनर्जी रैपिडली क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसके करस्पॉन्डिंग उसके जो काइनेटिक एनर्जी उसको बढ़ना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, उसके स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बात, इसका स्पीड जो है बच्चों बढ़ता जाता है, इसीलिए स्पीड उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो उसका धरती के नज़दीक जितना आते जाएगा उसका स्पीड लगातार बढ़ते जाता है, ठीक। क्लियर हो गया बात यहाँ तक, क्लियर है बच्चा लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन कि इन फिगर 5.13 का 1 ये वाला
द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। इन फिगर 5.13 का 2 वाला इस फिगर में ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। ठीक है, चलिए। द रोप गोज ओवर अ पुली एंड मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट इट्स अदर एंड इन विच केस इज द वर्क डन इज ग्रेटर। किसमें सबसे ज़्यादा काम ज़्यादा किया जाता है? ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा काम किया गया? ठीक है, जरा देखा जाए पहले वाले केस की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों लोग, तो पहले वाले केस की अगर आप लोग ध्यान से देखा जाए तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बच्चों? इधर की ओर। लेकिन इसमें फोर्स किधर लगा रहा है? फोर्स किधर लग रहा है सर? फोर्स लग रहा है सर इसके ऊपर। व्यक्ति फोर्स किधर लगा रहा है सर? इसके ऊपर व्यक्ति सर फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, है ना, क्योंकि इसका वेट नीचे की ओर है। इसका वेट जो है बच्चों नीचे की ओर है, तो उसके वेट के बराबर उसको फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की ओर, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है इधर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर, इनके बीच का एंगल है कितना? 90 डिग्री। तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0। ठीक है, तो पहले केस में कोई भी वर्क डन नहीं है। वैसे ऑब्वियसली बात है, अगर देखा जाए 15 kg उठा कर कोई व्यक्ति ले जाता है आगे तो उसको वर्क डन दिखेगा, लेकिन दैट इज़ अ फिजिकल वर्क, दैट इज़ अ मैस्कुलर वर्क, है ना, उसके मैस्कुलर वर्क है। लेकिन फिजिकल वर्क मतलब फिजिक्स में देखा जाए तो वो वर्क नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इस कंडीशन में देखा जाए, इस कंडीशन में ज़रा ध्यान से देखे जाए, आप सभी को पता है इस रस्सी में आ जाएगा टेंशन टी अगर खींच रहे हैं तो, और नीचे क्या भाई जो इसका वेट है 50 न्यूटन का, है ना, 150 न्यूटन का, राइट। तो ये जो टेंशन है किसके बराबर? 150 न्यूटन का। और ये रस्सी किधर जा रही है भैया? रस्सी जा रही है ऊपर की ओर। ठीक, तो देख सकते हैं आप सभी लोग बच्चों व्यक्ति द्वारा लगाया गया फोर्स जो कि टेंशन है उसी डायरेक्शन में है जिधर डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में। इस कंडीशन में देखा जाए तो टेंशन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, यानी इनके बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक, तो जो वर्क डन होगा बच्चा लोग क्या होगा? FD cos थीटा। ठीक, फोर्स कितना लग रहा है सर? टेंशन की वैल्यू आप सभी को पता है, टेंशन की वैल्यू 150 न्यूटन होगी। बोलो भाई, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 150 न्यूटन होगी। ठीक, तो क्या 150 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है 2 मीटर और cos 0 की वैल्यू 1, यानी हो गया 300 जूल। यानी इसमें जो वर्क डन होगा ये दिस वैल्यू पर चलो 300 जूल। क्लियर है? कितना वर्क डन हो जाएगा? 300 जूल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो उसके आंसर कुछ गलत मतलब अलग आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जी की वैल्यू का कम या ज़्यादा मतलब जी की वैल्यू का आप 9.8 10 लेकर कुछ भी कर सकते हैं। ओवरऑल बेसिकली चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप सभी का। ठीक है, समझ में आ गया कि ये पूरा कहानी क्लियर है भाई। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला केस है, दूसरे वाले केस में जो वर्क डन है वो ज़्यादा है, इस वाले केस में जो वर्क डन है भैया ये ज़्यादा वर्क डन किया जा रहा है। ठीक, क्लियर होगा बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव को आप लोग को अंडरलाइन करना है। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन, कौन सा अल्टरनेटिव सही है उसको अंडरलाइन कीजिए। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये बेसिकली होता है माइनस ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगर वर्क डन पॉजिटिव है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है बच्चा लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चा लोग? उसका घट जाएगा। समझ में आया? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? उसका घट जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई पॉजिटिव काम करती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कि धरती है, धरती पर एक ब्लॉक है जो कि ऊपर लटका हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg धरती का, और धरती के साथ जो लगाएगा फोर्स है mg, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आप इधर कराते हो बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट अगर इसी डायरेक्शन में कराते हो तो जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि अगर बच्चों इसको मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ ले आया, तो इस कंडीशन में इसकी हाइट घट गई कि नहीं घट गई? हाइट घट गई। हाइट घट गई मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वर्क डन बाय अ बॉडी, दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, कह रहा है कि वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो फ्रिक्शन जो है बच्चों, फ्रिक्शन केवल और केवल मोशन में होता है तभी बॉडी पे लगता है। तो क्या करता है फ्रिक्शन बच्चों? मोशन का अपोज करता है। ठीक, तो फ्रिक्शन के वजह से जो है
अपने पास किसका लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन तभी लगता है जब देयर इज अ मोशन, यानी कि मोशन को खत्म करने की कोशिश करता है। मोशन को खत्म करने की कोशिश मतलब कि इट ट्राइज टू रिड्यूस द स्पीड। अगर स्पीड कम हो रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है सर। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चा लोग, सभी लोग जल्दी सभी बताएंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगला कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज of total momentum of many particle system is proportional to the external or sum of the internal forces on the system। भाई देखो, इंटरनल फोर्स से कोई मतलब नहीं होता। एनएलएम में देखा जाए तो इंटरनल फोर्स से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ गए। तो इंटरनल फोर्स से अपने को कोई मतलब नहीं होता है, अपने को चाहिए क्या, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, मोमेंटम चेंज तभी अपने पास कांस्टेंट रहता है जब मतलब एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है, तो यानी कि हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, आप सभी को पता है कि जो फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो ये जो फोर्स होता है दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ गए, कौन क्लियर है भाई। चलिए अगला कह रहा है कि इन एन इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज का इन इलास्टिक कोलिजन में the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum और total energy of the two system। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या आप सभी को याद है, इन इलास्टिक कोलिजन में देखो काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी लॉस होगा, मतलब टोटल एनर्जी का लॉस भी होगा। तो यानी कि कंजर्व जो रहता है वो क्या होता है, वो केवल और केवल टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है भाई, तो केवल और केवल टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया पूरा बात, क्लियर है। आसान सवाल था बच्चा लोग, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे चला जाए, चलो भाई चलते हैं हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहेगी 5.7। स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्लियर, कह रहा है कि आप सभी को बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है, उसका रीजन भी बताना है। In an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved। भाई गलत, बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन में ईच बॉडी का मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहता है। ऐसा होता है क्या भैया, पूरे सिस्टम का एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, पूरे सिस्टम का। ठीक है, तुम कह रहे हो ईच बॉडी का, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा भैया। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी कंजर्व रहता है, याद रखिएगा, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं, है ना भाई। ऐसा थोड़ी करते हो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, मतलब ऐसा थोड़ी करते हो m1u1 इज इक्वल टू m2u2, सॉरी m1v1, ऐसा थोड़ी करते हो, है ना, ऐसा नहीं करते ना। क्या करते हो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। समझ रहे, यानी कि शुरुआत का मोमेंटम पूरे सिस्टम का शुड बी इक्वल टू द बाद का मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम। समझ में आ गया। चलिए, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। ये भी बात बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, साफ साफ तुमको दिख रहा है कि अगर मान लो कि एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है, ये मोशन कर रहा है, आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको रोक नहीं सकते, क्या इसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई, हो गई। कह रहे हैं कि भैया इंटरनल चाहे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम लोग कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। भाई ऐसा नहीं होता यार, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके तुम उसकी एनर्जी को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया बात। एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप लोग उसका टोटल एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मोशन को और तेज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक, अगला, वर्क डन इन मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन द नेचर। भाई ये भी बात गलत है, क्योंकि वर्क डन जो होता है जीरो इन वन क्लोज लूप, ये दिस इज ट्रू ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन के द्वारा ऐसा कभी नहीं होता, फ्रिक्शन के द्वारा ऐसा कभी नहीं होता। तो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स द्वारा, इनके द्वारा जो वर्क डन होता है एक लूप में, ये कभी भी जीरो नहीं होता। फोर्स जो कि कंजर्वेटिव है उसी के द्वारा एक लूप में किया गया कार्य शून्य होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भाई, चलिए अगला, इन एन इलास्टिक कोलिजन
द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात सही है, आप सभी को पता है कि जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो इसका वजह से क्या होती है कि अपने पास थोड़ा सा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये इन इलास्टिक कोलिजन की खास बात है। समझ में आ गया क्या? तो अपने पास ए बी सी गलत है और जो चौथा है वो सही है। क्या सबका रीजनिंग भी क्लियर हो गया? रीजन सबका क्लियर मैंने समझा दिया ना, क्लियर बता दिया सबका रीजनिंग भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लोग। यहाँ पे चला जाए अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आंसर केयरफुली विथ रीजन्स। क्या कह रहा देखिए जरा कि इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स। क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? देखो यार, मैं बात करता हूँ इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में बात करता हूँ। आप सभी को पता है इलास्टिक कोलिजन में जो बात होती है तो उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। क्या रहता है? टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है ना। क्या रहा कि इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स। जब ये टकरार है, जब ये टकरार है तो थोड़ी थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है जब वो कांटेक्ट में है। ठीक है, तो टोटल जो उस इस पर्टिकुलर टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा क्या होगा, आदान प्रदान होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये बॉडी जो है कांटेक्ट में आते हैं क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। देखो भाई, टोटल लीनियर मोमेंटम की बात किया जाए तो लीनियर मोमेंटम हर पॉइंट पे कंजर्व रहता है, पूरे सिस्टम का हर पॉइंट पे कंजर्व रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। यस, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में भी बात बिल्कुल सही है। तुम्हारा लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टकराते समय टोटल काइनेटिक एनर्जी की, तो वैसे भी पता है आप सभी को इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाती है। तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज इन द आंसर, नो चेंज इन आंसर भाई। ठीक है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अगला, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज द कोलिजन इलास्टिक और इलास्टिक। कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड्स है, टू बिलियर्ड्स बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इज द कोलिजन इलास्टिक और इलास्टिक। नोट, वी आर टॉकिंग हियर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ड्यू टू कोलिजन, नॉट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यहाँ पे आप सभी लोग ये मत निकल जाना Gm1m2/r, है ना। ये होता है अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग हियर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, तो देखो यार, जब क्या कहते हैं, जब अपने पास क्या हो रहा है, जब अपने पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। बिलियर्ड्स जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, और किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो कोलिजन क्या रहा होगा, इलास्टिक कोलिजन रहा होगा भाई, है ना। कोलिजन क्या रहेगा, इलास्टिक कोलिजन रहेगा इसमें। ठीक है, कौन सा कोलिजन रहेगा, इलास्टिक कोलिजन रहेगा, क्योंकि है ना, क्योंकि बच्चों जो फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होंगे, है ना। क्योंकि ऐसे फोर्स जो कि सेंट्रल होते हैं, है ना, सेंटर टू सेंटर बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, वैसे फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है बच्चों लोग, है ना, जो वर्क डन होता है क्या होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर भी होता है। एट दिस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कोलिजन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आप सभी की स्क्रीन पे, कि एक बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है जो कि शुरुआत में रेस्ट पे है।
It undergoes one dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to, पावर की बात कर लिया। पावर आप सभी को पता है बच्चों, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है क्या सर, पता है मेरे को, ठीक। शुरुआत में रेस्ट पे था, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगा सर, एटी हो जाएगा, u0 है, एटी हो जाएगा। फोर्स की बात कीजिए सर, फोर्स होता है एम ए इंटू वी। सर मास एक्सलेशन हो जाएगा सर dv/dt इंटू वी, ठीक। तो हो जाएगा मास dv/dt, जरा करिए इसको, dv/dt करेंगे सर तो आ जाएगा एक्सलेशन a, कितना आ जाएगा एक्सलेशन a जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। और v कितना है, v है सर अपने पास 80 है, v क्या है अपने पास भाई 80 है। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट जो पावर है बच्चा लोग ये हो गया ma²t, एक जो पावर है प्रोपोर्शन होगा टाइम t का, पावर जो है प्रोपोर्शन होगा टाइम t के। समझ में आ गया सभी, हो जाएगा, आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर देखो कांस्टेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा आप सभी से। डिस्प्लेसमेंट की बात कर दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए देखो यार, पावर आप सभी को पता है, फिर से फोर्स इंटू होता है वेलोसिटी, क्लियर है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी हमने जस्ट निकाला कि पावर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने बच्चा लोग, ये निकाला था ma² निकाला था, क्या ma² निकाला था, बोलो भाई, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम t में जो है प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जल्दी बताइए। तो कह रहा है अपने पास जो पावर है कांस्टेंट है, पावर क्या है भाई अपने पास कांस्टेंट है, ठीक। तो यार ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर पावर अपने पास बच्चा लोग कांस्टेंट है और ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, इसको हम लोग देख सकते हैं कैसा, देखो ये मास का डायमेंशन अगर देखा जाए बच्चों तो m होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप सभी को पता है LT-2 की पावर 2, और टाइम t को रखने दीजिए। इसी तरीके से पावर भी बोल रखा आप सभी को कांस्टेंट है, पावर भी क्या बोल रखा आप सभी को कांस्टेंट ही है, ठीक। पावर कांस्टेंट है, पावर का डायमेंशन बताइए जरा। पावर होता है सर अपने पास वर्क अपॉन में टाइम, यानी MLT-3 ML²T-3। तो m से m चला जाएगा, L² से L² चला जाएगा, L² से L² चला जाएगा क्या, चला जाएगा, जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी बताओ सभी लोग, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने को बस ऐसा कर लो, सिंपल सी बात, चलो ऐसा कर लो सिंपल। पावर आप सभी को पता है बच्चों क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक। या फिर ऐसा भी जानते हैं वर्क डन अपॉन में टाइम t, ठीक। P इंटू टी विल बी बेसिकली वर्क डन, और वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फोर्स को आप लोग लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू डी। एम ए को क्या लिख सकते हो भाई, ए को लिख सकते हो dv/dt इंटू डी। एम वी वेलोसिटी क्या लिख सकते हो बच्चा लोग, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा लोग डी, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे समझे ध्यान से, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर मैं सिंपल लिखूँ, वेलोसिटी अपॉन में टाइम ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं। वेलोसिटी को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ऐसे लिख सकता हूँ, क्या सर लिख सकता हूँ, इंटू डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू बच्चा लोग P इंटू टी आ ही रहा है अपने पास। तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू टी की पावर 3 इज इक्वल टू M इंटू डी की पावर 2। तो आप लोग देख सकते हैं जो d² है इज इक्वल टू आ जाएगा P/m इंटू t³, यानी कि d जो होगा प्रोपोर्शनल होगा बच्चों लोग, d² प्रोपोर्शनल होगा t³ के, यानी कि जो d होगा प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 3/2 के। जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रोपोर्शनल ऑफ t की पावर 3/2 का, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि देखो यूनि डायरेक्शनल मोशन हो रहा है ना, यूनि डायरेक्शनल मोशन में आप लोग सीधे एक्सेलरेशन को v/t लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को v/t लिख सकते हैं, और v जो हो जाएगा अपने पास d/t हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ पर चलो, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है पावर t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आसान सवाल था, कर सकते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास क्या कह रहा है कि अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग जेड एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ इतना, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स इतना दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि आप सभी को बोल रखा है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आपका जेड एक्सिस में है 4 मीटर, यानी कि 4 के कैप मीटर, ठीक है। तो जो वर्क डन हो जाएगा बच्चों हो जाएगा एफ डॉट डी वेक्टर, बोलिए एफ डॉट डी वेक्टर, तो एफ वेक्टर कितना हो जाएगा -i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया एफ वेक्टर, और डी वेक्टर कितना हो गया 4k कैप। देखो के कैप का गुणा केवल के कैप के साथ होगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 जूल, कितना आ जाएगा भाई 12 जूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो वर्क डन निकलेगा वो आ जाएगा 12 जूल। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत बच्चा लोग समझ में आ गया, पूरी पूरी कहानी क्लियर है। चलिए सारा कहानी क्लियर है तो आगे चला जाए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आप सभी की स्क्रीन पे कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो अपने पास प्रोटॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी है चलो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच इज फास्टर, कौन तेज है, द इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोटॉन, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, ठीक है। इस रेशियो ऑफ द स्पीड निकालना है, तो बस सिंपल सी बात है, हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। रेशियो ले लीजिए, ले लिया जाए तो बच्चों प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे तो जिससे हो जाएगा प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, और मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए Vp स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आप सभी को पता है कितना है 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों 9.11 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है अपने को, इसको सॉल्व कर दीजिए सभी लोग, इसको सॉल्व वगैरह करिए। 1.67 में इसको डिवाइड करते हैं, 1.67 में इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दिया जाए या फिर इसमें ऐसे कर दो क्या 91.1 डिवाइड बाय 1.67, ठीक है, ये हो जाएगा 27 माइनस, यानी बेसिकली हो जाएगा Vp स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा चलो 54.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ, अगर मैं इसका क्या ले लूँ रूट ले लूँ तो 54.5 का रूट लेने पे 7.38 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू Vp अपॉन V। तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन का स्पीड, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 में भाग कर दीजिए आप 7.38 से, तो लगभग ये आ जा रहा है 13.55 प्रोटॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड आ रहा है बच्चों लोग, है ना, सॉल्व करने पर जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड आ रहा है प्रोटॉन के स्पीड से लगभग 13.5 गुना ज़्यादा है, 13.5 गुना ज़्यादा है किसका, इलेक्ट्रॉन का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन का स्पीड, ठीक है। तो स्पीड किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन फास्टर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2 mm, एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस है 2 mm है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर, है ना, ये 500 मीटर के हाइट से ये गिरता है, 500 मीटर की हाइट से ये गिर रहा है भाई, ठीक। if it falls with a decreasing acceleration due to viscous resistance of the air until at the half of its original height, मतलब ये 250 मीटर तक क्या हो रही है,
ये गिर रही है अपने डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ, और इसके बाद जो है इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्पीड एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर, और इसके बाद ये यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की ओर जाती है नेक्स्ट 250 मीटर तक, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी से जाती है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ दिस जर्नी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द इंटायर जर्नी ऑफ इट्स स्पीड इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, जब ये जमीन में पहुंचती है तो इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोनों केस में ग्रेविटी के द्वारा कितना कार्य है। देखो दोनों केस में अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो दोनों केस में ग्रेविटी ही लग रहा है नीचे की ओर, है क्योंकि नीचे की ओर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन पूछा आपसे, ग्रेविटी के द्वारा, तो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स कितना है mg, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है नीचे की ओर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 250 मीटर से। जो वर्क डन होगा भाई, वर्क डन होगा पहले 250 मीटर में, तो दैट विल बी सेम, है ना, कितना हो जाएगा mg इंटू 250। मास कितना है भाई, मास अपने को निकालना पड़ेगा, तो मास नहीं पता क्योंकि रेन ड्रॉप है, पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद का जो वजन होता है बच्चों वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इंटू जी इंटू 250। तो भैया डेंसिटी आप सभी को पता है कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस है 2 इंटू 10⁻³ का क्यूब, ये हो जाएगा। जी की वैल्यू आप लोग 9.8 रख ही दीजिए, और इसकी हाइट कितनी है 250। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लिया जाए, चलो इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कीजिए जरा एवरीवन, ठीक है, सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है इसका आंसर। सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, चौके 32, 8 चौके 32, 32 इंटू पाई इंटू 9.8 इंटू 250, 9.8 इंटू 250 इंटू कुछ नहीं, डिवाइड बाय कर दो, डिवाइड बाय कर देंगे 3। ठीक है, और पावर में हो जाएगा कितना अपने पास 3 यानी कि 0.6 यानी 0.082 के आसपास आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है चलो 0.082 जूल। ठीक, कितना आ रहा है ये 0.082 जूल। ठीक है, तो आधे डिस्टेंस पे कितना वर्क डन होगा, उतना मतलब कितना 0.082 जूल होगा। और सेकेंड केस में भी भले ये कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही कि नहीं लगा रही है, mg नीचे की ओर लगा रही है सर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा सेम दूसरे वाले केस में भी, नेक्स्ट 252 500 मीटर वाले में केस में भी कितना होगा 0.082 जूल ही होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो जो है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा, तो जो वर्क डन निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, बच्चा लोग। क्लियर है एवरीवन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ से अब आगे देखा जाए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट सेशन पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द इंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये ग्राउंड पे 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ती है, मतलब पहुँचती है, तो इसके पास कितना वर्क डन हो। तो देखो यार, वर्क डन जो देखा जाएगा तो बच्चों देखो, मान लीजिए कि जब इसके पास मान लीजिए कि रेजिस्टिव फोर्स कुछ नहीं था शुरुआत में, मान लीजिए कि टोटल कुछ भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं था, है ना। तो कोई भी रेजिस्टिव फोर्स अगर नहीं होता तो यहाँ पे जो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता कि नहीं होता। लेकिन चूंकि रेजिस्टिव फोर्स ने कुछ काम किया है, तो जो टोटल एनर्जी था जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, काइनेटिक एनर्जी में प्लस में कुछ एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा लॉस हो जाएगा, है ना। मतलब वर्क डन बाई कह सकते हो रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाई जो रेजिस्टिव फोर्स होगा, रेजिस्टिव फोर्स जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में कितना था माइनस का काइनेटिक एनर्जी। देखो अब शुरुआत में 500 मीटर की हाइट पे था ये भाई, शुरुआत में कहाँ पे था 500 मीटर की हाइट पे था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आप सभी को mgh माइनस, जब पहुँचता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²।
ठीक है भाई, एम बाहर कर लीजिए, जी की वैल्यू 9.8, हाइट है आपके सभी के पास 500 मीटर, माइनस हाफ, वेलोसिटी आप बता रहे हो 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, हमने मास यहाँ से निकाल लिया, क्या मास की वैल्यू जस्ट ये है, मास की वैल्यू ये है, मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी 1000 इंटू 4/3 पाई, रेडियस 2 3 4 2 8 इंटू 10⁻⁻9, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेट अस सॉल्व इट। तो हो जाएगा 9.8 में 500 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4900, 4900 में से हम लोग 50 हटा देंगे, -50, तो दिस वैल्यू चलो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं 4850। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 8 से भी गुणा कर दीजिए, 32 से गुणा करो, इंटू पाई से गुणा करो, ठीक है, और 3 से फिर भाग दे दो। उसके बाद क्या करना है, अपने पावर में हो जाएगा -6, यानी बेसिकली 0.162, तो याद आ रहा है बच्चों अपने पास 0.163 जूल जो होगा, दिस विल बी द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, क्लियर है, तो 0.163 जूल का जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल बी डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाया। मान लीजिए कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं था, तो उस हाइट पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, उस हाइट पे तो केवल टोटल पोटेंशियल एनर्जी था, तो टोटल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। जब यहाँ पहुँचता तो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होती, कोई पोटेंशियल नहीं होती, राइट है। तो यहाँ की पोटेंशियल वहाँ काइनेटिक बराबर होना चाहिए था, लेकिन कुछ एक्सटर्नल लॉस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस नहीं निकलेगी, तो काइनेटिक के साथ क्या कर लोगे, एक्सटर्नल जो वर्क डन निकला है वो जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा एवरीवन, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एन मोलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल, एक हॉरिजॉन्टल वॉल को हिट करता है with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 degree with the normal and rebounds with the same speed in its momentum conserved in the collision. इस collision is elastic और inelastic। ठीक है, देखिए यार पहली बात तो देखो यार मोमेंटम कंजर्व ही रहता है, क्लियर है। देखिए यार यहाँ से मान लीजिए कि ये दीवार है, एक गैस पार्टिकल आया, नॉर्मल से 30 डिग्री पर टकराया और बिना स्पीड में कोई चेंज हुए 200 मीटर पर सेकेंड से आया था और 200 मीटर पर सेकंड से ये चला भी गया, जितना सा आया उतना से चला गया। तो अपने पास देखो मोमेंटम के दो कंपोनेंट हैं, मोमेंटम के पास दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 200 cos 30 और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 200 cos 30। इधर की बात कीजिए तो इधर वाला कंपोनेंट कितना है 200 sin 30 और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 200 sin 30। ठीक है, तो ये हो गया भैया, आप सभी लोग देख सकते हैं। देखा जाए तो ये देखो एक्स वाला डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, एक्स वाला, तो देखो शुरुआत में देखा जाए तो ये यू एक्स है और ये क्या है वी एक्स है, ये यू वाई है और दिस इज और वी वाई। तो तुम देख सकते हो वाई डायरेक्शन में अपने पास जितना शुरुआत में स्पीड था, वाई डायरेक्शन में जो स्पीड था सेम ही स्पीड टक्कर के बाद भी है वाई डायरेक्शन में, क्या 237 यानी 100 का यू वाई देखा जाए तो 100 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी यू वाई देखा जाए तो 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखिए इस वाले कंडीशन में देखेंगे बच्चों, इस वाले कंडीशन में देखिए 200 cos 30, ये भी 200 cos 30 है, यानी कि एक्स में भी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, बस केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है, बस केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा भाई, कंजर्व रहेगा, एक्स में भी और वाई में भी। अब एक क्या कोलिजन इलास्टिक है इलास्टिक, तो उसके लिए आप सभी को निकालना पड़ेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो देखा जाए तो भैया स्पीड में जब कोई चेंज ही नहीं है, 200 मीटर पर सेकंड से आया 200 मीटर पर सेकंड से गया, तो स्पीड में कोई चेंज ही नहीं है, तो कोलिजन कौन सा होगा, कोलिजन अपने पास इलास्टिक होगा। ठीक है, तो यानी मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, तो एक इलास्टिक कोलिजन होता है। कौन सा कोलिजन हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर अपने पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है जीरो, सॉरी चेंज इन द मोमेंटम भी क्या, चेंज इन द मोमेंटम भी क्या है जीरो है। ठीक है, मोमेंटम भी कांस्टेंट अपना और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है अपना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सभी को समझ में आ गया पूरी कहानी। ठीक है, चलते हैं लोग अगले प्रश्न की ओर बच्चे लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, एक पंप है जो कि एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई है ना। पंप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। ठीक है,
ठीक है, यानी कि एक टैंक मान लीजिए कि इफ द टैंक इज 40 मीटर ऑफ द ग्राउंड एंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। देखिए कह रहा है कि अपने पास एक घर है और यहाँ पे हमारे पास एक टंकी लगा हुआ है, इस टंकी में पानी भरा जाएगा भैया 30 मीटर क्यूब, ठीक। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास एक पंप लगा हुआ है, ठीक, एक पंप है हमारे पास भाई साहब, ठीक है। अब ये पंप क्या कर रहा है, ये 40 मीटर ऊंचाई पर, 40 मीटर ऊंचाई पर क्या है, ये 40 मीटर ऊंचाई पर है अपने पास एक टंकी, इस टंकी को भर रहा है पानी। तो कह रहा है कि क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए इसकी, है ना, मतलब एफिशिएंसी इसकी 30% है तो कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगा। तो एफिशिएंसी आप सभी को पता है भाई, एफिशिएंसी क्या होता है आप सभी को, इनपुट पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट। तो आपसे पूछा है इनपुट पावर कितना देना है अपने को, कितना इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बच्चों 30% ही है, यानी कि 0.3 की ही एफिशिएंसी है, राइट। तो इसको इनपुट पावर जो देना पड़ेगा, आउटपुट जितना आवश्यकता है डिवाइड बाई 0.3, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 10/3, मतलब 10/3 गुना आपको पावर ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। आउटपुट अब कितना आउटपुट पावर की आवश्यकता है, तो भैया आउटपुट पावर मतलब आपको पानी को ऊपर चढ़ाना है, कितना चढ़ाना है सर, mgh ऊंचाई तक, कितना चढ़ाना है, mgh ऊंचाई तक, मतलब mgh, है ना। तो पावर आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम टी, वर्क डन बाई टाइम टी, ठीक है। अब देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा mgh बाई टाइम टी। सर मास कितना है सर, 30 मीटर क्यूब पानी चढ़ाना है, तो सर पानी का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो मास कितना हो जाएगा सर, मास होता है सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आप बोल रहे हैं सर 1000 है और आप वॉल्यूम बोल रहे हैं 30 है, यानी बेसिकली सर अपने को 30 × 10⁻³ kg पानी चढ़ाना पड़ेगा। सर सही कह रहे हैं आप तो। चलिए तो यहाँ से आउटपुट पावर निकाल लीजिए कितना आवश्यकता है, तो हो जाएगा mgh, यानी कि हो जाएगा 30 × 10⁻³ जी की वैल्यू 10 ले लो, और हाइट कितना चढ़ाना है आपको 40 मीटर तक, डिवाइड बाई आपको टाइम कितना देना है 15 मिनट, 15 यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। 15 दूना 30 होता है, सभी को पता है, 20 तिया 60 होता है और 20 दूना 40 भी होता है, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4/3 × 10⁻⁴ कितना वाट, इतना पावर की आवश्यकता है। तो इनपुट पावर कितना देना पड़ेगा, तो मैंने बताया इनपुट पावर जो है वो 10/3 देना पड़ेगा इसका, 10/3 × 4/3 × 10⁻⁴ वाट। समझ में आ रहा है बात, कितना इनपुट पावर देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। चलिए तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 × 40 और 3 × 9 इंटू हो जाएगा 10⁻⁴। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 400/9, 400/9 किलोवाट, ठीक है। 400 में 9 से दोबारा भाग दीजिए, कितना आ रहा है, तो सर ये आ रहा है अपने पास लगभग 44.44 किलोवाट के आसपास आपको बिजली खर्चा होगा। इतना बिजली खर्चा होगा, इलेक्ट्रिक पावर जो है आपके पास खर्चा होगा, तब जाकर के आपका पंप जो है बच्चों पानी को चढ़ा पाएगा 40 मीटर ऊपर, 30 मीटर क्यूब पानी को चढ़ा पाएगा, ठीक है। कहानी सभी को समझ में आ गया एवरीवन, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 identical ball bearing in contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on by the another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v. If the collision is elastic, which of the following figure are possible result of the collision। ठीक है, तो अपने पास देखो कोलिजन से पहले क्या है कि अपने पास एक बॉल है जो कि v स्पीड से जा रही थी। अब ये दो बॉल रेस्ट पे रखे हुए थे, ये दोनों बॉल कहाँ पे रखे हुए थे भैया, रेस्ट पे रखे हुए थे। क्या होता है बच्चों, ये बॉल इस पे हेड ऑन कोलिजन करता है। तो कह रहा है कि 3 केसेस दे रखे हैं, इन तीनों केसेस में कौन सा पॉसिबल है। पहला केस दे रखा है कि पहला वाला बॉल रुक गया और दोनों बॉल एक साथ v/2 की स्पीड से चलने लगे। दूसरा कह रहा है कि भैया दूसरा ये जो पहला वाला बॉल था दूसरे वाले के साथ चिपक गया और तीसरा v से चलने लगा। अब तीसरा बोला तीनों के तीनों एक साथ चिपक गया और v/3 से चलने लगे। तो कौन सा सही है, तो देखो यार इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में आप सभी को पता है क्या कंजर्व रहता है, इलास्टिक कोलिजन में सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू, बच्चा लोग टक्कर के बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हो, टक्कर के पहले का जो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए टक्कर के पहले का है, टक्कर के पहले देखो ये दोनों रेस्ट पे हैं और ये v स्पीड से जा रहा है, यानी कि शुरुआत के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की मैं बात करता हूँ तो दिस इज ½ mv², राइट। चलिए
अगर मैं टक्कर की बात करता हूँ तो केस 1 की जरा बात कीजिए। केस 1 में बात करता हूँ, टक्कर के बाद की स्पीड बताइए। तो देखो ये तो रुक गया और ये v/2 से आने लगा, तो देखा जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के फाइनल की बात कीजिए तो हो जाएगा हाफ। अब ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, तो मतलब इनका मास कितना है 2m, क्योंकि 2 है तो मास 2m हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास बराबर बोल रखा है आप सभी को, और स्पीड हो गया v/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, ये हो जाएगा हाफ, मतलब का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 mv² आ जाएगा। ठीक, यानी देख सकते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में कुछ अंतर है। काइनेटिक एनर्जी की लॉस हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/4 है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो 1/4 mv² है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है हाफ mv², यानी कि चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये सर इलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो पाएगा, यानी पहला केस तो कैंसिल, पहला केस नॉट पॉसिबल। दूसरा केस की बात कीजिए, सेकेंड वाले केस की बात करते हैं जरा। सेकेंड केस में देखिए जरा तो क्या हो रहा है बच्चों की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कीजिए तो देखिए ये दोनों तो रुक गए, पहले स्पीड इसकी 0 है। तीसरा की बात किया जाए, तीसरा कितना है हाफ, मास इसका m और स्पीड है इसका v, तो कितना हो जाएगा हाफ mv²। तो ये सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास बच्चों फाइनल जो स्पीड देखा, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है शुरुआत काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कि जो है ये केस पॉसिबल है। ठीक, तीसरा की केस की बात कर लीजिए, थर्ड केस की बात करेंगे आप सभी लोग। तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हाफ, मास देखो तीनों के मास v/3 से जा रहे हैं, यानी कि 3m इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ v/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये सर ये आ जाएगा कितना हाफ 1/6 mv², कितना हो जाएगा 1/6 mv²। तो यहाँ पे भी देख सकते हो तुम्हारा पास लॉस हो रहा है एनर्जी का। ठीक, तो अपने पास ओनली दूसरा केस जो है, ओनली सेकेंड केस इज द पॉसिबल फॉर द इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए केवल और केवल सेकेंड केस भैया पॉसिबल है, और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया, पूरी की पूरी कहानी क्लियर है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट सभी लोग बटन को लाइक कर देंगे यार, हिट बटन को लाइक करेंगे सभी लोग फटाफट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, द बॉब ए ऑफ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर। हाउ हाई डज द बॉब ए राइज, ए कितना ऊंचाई तक उठेगा है ना, आफ्टर द कोलिजन नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉब्स एंड अज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक। अगर बच्चा लोग अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर दोनों का मास बराबर है, तो क्या आपको याद है कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे रहता है और एक पार्टिकल के पास स्पीड रहता है और ये जाते हैं इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो आपको पता है क्या कि जो पहला वाला पार्टिकल है वो रुक जाता है और दूसरा पार्टिकल सेम स्पीड से आगे बढ़ जाता है। बोलो याद है क्या, याद है सर। ठीक, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल ए है सर ये बिल्कुल आकर के यहाँ पर रुक जाएगा और ये दूसरा पार्टिकल है ये उड़ जाएगा, समझ गए। तो क्या कह सकते हैं, तो सर ये कोई भी ऊंचाई तक नहीं उठ पाएगा, इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी 0, है ना। तो जो बॉब है, बॉब ए विल नॉट राइज, ये नहीं उठेगा सर, इसकी हाइट में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये सर जैसे यहाँ पे आएगा ये रेस्ट पे आ जाएगा और इसको मोशन दे देगा, अपने पास वेलोसिटी दे देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? अगर बात समझ में आ गया, अगर कॉन्सेप्ट मजा आ गया तो फटाफट लाइक कर देना। ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चों लोग, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है, पूरी कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सर हो रही है बिल्कुल। ठीक है, चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या रहा है कि अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। Bob of pendulum is released from a horizontal position if the length of the pendulum is 1.5 meter. What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance? ठीक है, तो आपको देखिए कह रहा है क्या, आपको देखो ये कह रहा है कि एक बॉब है ना, इसको यहाँ से पकड़ यहाँ पे बांधा हुआ, इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से छोड़ा जाता है ना। द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा जाता है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, तो व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो क्या किस स्पीड से ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे अराइव करेगा, इस वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, ये मानते हुए कि इसका जो 5% एनर्जी है वो खत्म हो गया एयर रेजिस्टेंस में। तो ज़रा बताइए यहाँ पे किस एनर्जी से आएगा।
तो बच्चों अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने पास है क्या, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ पे और जब यहाँ पे आएगा तो इसकी हाइट 0 हो गई, तो इसके पास होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फुल्ली इनटू द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन 5% एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि 95% पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कन्वर्टेड हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बस यही कहानी और कुछ नहीं कहानी इसमें। तो आप लोग देखेंगे 95% मतलब 95/100 पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। मास से मास काट दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 95 इंटू कितना 2 डिवाइड बाई 100 इंटू जी की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, जी की वैल्यू है आप सब लोग ले लीजिए 9.8 ले लीजिए, और हाइट आपको दिया है 1.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर ही रस्सी की लंबाई है। और इसका अगर आप रूट ले लेते हैं बच्चा लोग तो आपको निकल जाएगा क्या, वेलोसिटी। क्या निकल जाएगा, इसका स्पीड निकल जाएगा कि किस स्पीड से ये टकराएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आसान से क्वेश्चन हो गया ये, है ना। तो हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 50 कर दीजिए इंटू 9.8 भी हो जाएगा। ठीक है, और इंटू कितना करेंगे 1.5, तो होगा 27.93। 27.93 का रूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5×5=25, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी स्पीड जो होगा वो लगभग 5.3 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा जो स्पीड आ जाएगा। यानी कि जब जैसे ही मिनिमम पोजीशन में पहुंचता है, जैसे ही लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, इसके पास स्पीड हो जाएगा चलो कितना, 5.3 मीटर पर सेकंड का। समझ में आ गया क्या एवरीवन? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? मज़ा आ गया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या कह रहा है। अ ट्रॉली ऑफ मास 300 kg, ठीक है 300 kg मास का एक ट्रॉली है, कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ 50 kg इज मूविंग यूनिफॉर्मली विथ ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रॉली है, ठीक। अब इस ट्रॉली में एक सैंड का बैग भी है, ठीक, एक सैंड का बैग है जो कि 25 kg का है ना। मतलब ये ट्रॉली 300 kg का है, ट्रॉली 300 kg है और इसमें एक सैंड बालू भरा हुआ है, इसमें से बालू भरा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रॉली बच्चों एक यूनिफॉर्म स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, कोई ट्रैक पे कोई फ्रिक्शन, मतलब बिल्कुल आराम चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। आफ्टर अ व्हाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ अ होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली। अब इससे क्या हुआ बच्चों लोग, 25 kg का जो सैंड का बैग है, इसमें से एक होल था, इस होल में से जो है कि सैंड निकलना शुरू हो गया, इसमें से सैंड निकलना शुरू हो गया, कितना 0.05 kg पर सेकेंड। लेकिन ये जो सैंड है ना, ये सैंड ट्रॉली पे ही रह रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर द इंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी। तो इस ट्रॉली की स्पीड क्या होगी जब इसका इंटायर सैंड बैग क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अरे भैया सैंड जो निकल रहा है, जो सैंड निकला बैग में से, वो सैंड निकल करके क्या ज़मीन में बाहर गिरा? नहीं गिरा, उसी सिस्टम में ही तो रहा ना पूरा सैंड। क्या इसका मास में कोई कमी हुई? नहीं हुई। तो सर मास में कोई भी कमी नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो शुरुआत का मोमेंटम जो था वो बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। शुरुआत और लास्ट का मास में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो बालू गिरा उस ट्रॉली में ही तो रहा। भैया बालू को तुम यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो स्पीड में बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी जो फाइनल स्पीड होगा वो 27 किलोमीटर पर आवर ही होगा जब पूरा का पूरा बैग खाली हो जाएगा। समझ गया? बढ़िया था, मज़ेदार क्वेश्चन था, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था इस क्वेश्चन में भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है 5.20 नंबर। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 3/2, जहाँ a है 5, तो ये हो जाएगा 5 x की पावर 3/2 में लिख देता हूँ सीधे। What is the work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर? ठीक है, तो चलिए भैया एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है जिसमें वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, तो आपको निकालना है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स। भैया नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन आप जब सभी को पता है, इट इज इक्वल टू बेसिकली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्या सभी को पता है कि नहीं पता है? पता है यार, ठीक। काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लीजिए, x इक्वल टू 0 पे, जब x इक्वल टू 0 है तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। सर हाफ
मास वेलोसिटी जीरो रखेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यानी हो गया जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे, सॉरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हाफ मास इंटू वेलोसिटी 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 की पावर 3/2। ठीक, मास भी दे रखा है आपको 0.5 kg, रख दीजिए 1/2 इंटू 0.5 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 2√2, राइट है। 2 से 2 गया, 5 × 5 = 25, 2.5√2 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा बच्चों कितना, 2.5√2 में से 0 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2.5√2 का ही वर्क डन निकल जाएगा। दिस विल बी द वर्क डन बाय नेट फोर्स, दिस विल बी द वर्क डन बाय नेट फोर्स बच्चा लोग। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, यस मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया भैया। ये वेलोसिटी का स्क्वायर कौन करेगा, कौन करेगा वेलोसिटी का स्क्वायर भाई, हाफ एम बी स्क्वायर ना होता है। तभी तो हम सोच रहे हैं ये इतना विचित्र सा आंसर कैसे आ रहा है, इतना विचित्र आंसर तो आ ही नहीं सकता भाई। फाइनल आंसर देखा जाए एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे तो हो जाएगा भैया हाफ मास अपने पास 0.5 kg और वेलोसिटी इसका स्क्वायर होगा भैया 5 इंटू 2 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सिल्ली वाला मिस्टेक हुआ मत कीजिएगा। तो हो जाएगा 5 × 25 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि हो जाएगा 8। ठीक, 2 चौके 8, 25 चौके 100 होता है यानी हो जाएगा ये 50 जूल, कितना 50 जूल। तो x इक्वल टू 2 मीटर पे, x इक्वल टू 2 मीटर पे जो काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल है और x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, 50 - 0 यानी 50 जूल का चेंज होगा। दिस विल बी इक्वल टू द नेट वर्क डन बच्चा लोग, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, मजा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के स्क्रीन पे बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखा जाए, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। मतलब एक पवन चक्की है जो कि सर्कल का एरिया ए कवर करती है। चल रही है पवन चक्की तो एक सर्कुलर पाथ कवर कर रही है जिसका एरिया ए है। इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? एयर का कितना मास जो है बच्चा लोग टाइम टी में फ्लो हो रहा है, किससे, विंड मिल के चक्के एरिया से। ठीक है, चलो तो देखा जाए अगर हम लोग बात करते हैं, देखो भाई अगर ये एरिया कवर किया जा रहा है किसके द्वारा, दिस एरिया इज बीइंग कवर्ड बाय द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, और टाइम टी में कितना हवा गया वो निकाल लो। सर टाइम टी में देखिए हवा का स्पीड है सर v, तो हवा ने टाइम टी में कितना डिस्टेंस चला होगा, यह चला होगा सर d, v इंटू टी के बराबर, बोलिए। ठीक है, तो आपको पूछा मास इज इक्वल टू बेसिकली बच्चों क्या होता है सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस सर्कुलर पाथ से देखो कितना मतलब एक तरीके से देख सकते हो तुम लोग क्या हो जाएगा, इसका एरिया ए है और इस एरिया ए में डी डिस्टेंस तक, मतलब बेसिकली ऐसा देख सकते हो तुम लोग कि इस एरिया ए में डी डिस्टेंस तक एयर आ रहा है। एरिया ए हो गया, डिस्टेंस डी की वैल्यू है बच्चों bt, राइट, दिस इज द वॉल्यूम, है ना। इतना वॉल्यूम है, इतना एयर जा रहा है पर सेकेंड, मतलब टाइम टी में। तो मास कितना हो जाएगा, मास वैल्यू बच्चों रो ए वी टी, मास कितना हो जाएगा रो ए वी टी। ठीक है, कितना हो जाएगा मास, रो ए वी टी हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, मास विल बी रो ए वी टी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, एयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, एयर की जो काइनेटिक एनर्जी मैं बी वाले की बात करता हूँ तो दिस इज सर हाफ एम बी स्क्वायर। सर हाफ कितना एयर जा रहा है टाइम टी में, सर जा रहा है रो ए वी टी इंटू स्पीड वी का स्क्वायर। ठीक हो जाएगा सर हाफ रो ए वी का क्यूब इंटू टी, इतना काइनेटिक एनर्जी है भैया हवा का टाइम टी में। ठीक है समझ गया एवरीवन, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1/2 रो ए वी क्यूब टी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हवा। एज्यूम दैट विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ द विंड्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, एंड एरिया दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस, देखो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी हवा कितनी है भैया, इतना है, और इस काइनेटिक एनर्जी का केवल 25% ही पवन चक्की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर पा रहा है। तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुआ,
आसान सवाल हो गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी था उसका 25% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों 25%, 25 मतलब 1/4 ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है ये, हाफ रो ए वी स्क्वायर, वी का क्यूब टी, ठीक हो जाएगा 1/8 रो ए वी क्यूब टी, यानी इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगा। आपको डेटा दे रखा है, रख दीजिए 1/8, इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.2, एरिया 30, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको चेंज कर लो 5/18 10 का है, यानी 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। और टाइम कितने टाइम में, टाइम दे रखा है क्या अपने को टाइम दे रखा है, नहीं देखा, पावर पूछा भाई, पावर तो टाइम से भाग कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में पावर, मतलब टाइम से भाग कर देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा इतना। क्लियर है, इसको कर दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा ये भाई, तो हो जाएगा ये सर अपने पास 36/8, 36/8 इंटू 1000, या फिर 36/8 कर दो, 8 चुके 32 और 4 36 8 4, ये 4.5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट पावर पैदा होगा टाइम टी में, है ना। यानी कि ये जो पवन चक्की है भैया, ये पवन चक्की जो है पर सेकेंड 4.5 किलोवाट एनर्जी पैदा करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, पर सेकेंड इतना एनर्जी पैदा कर रही है ये पवन चक्की 4.5 किलोवाट। मजा आ गया, बहुत बढ़िया सवाल था ये। क्लियर है, चलिए चलते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, ये भी बढ़िया सवाल है, देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखा जाए। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, जो कि डाइटर है, लिफ्ट्स अ 10 kg मास 1000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। मतलब एक व्यक्ति है, अपना वजन कम करने के लिए वो 10 kg का वजन पर डे 0.5 मीटर तक उठाता है 1000 बार, 0.5 मीटर तक उठा रहा है 1000 बार। एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है उतना ही ज़्यादा उसका मास डिसिपेट हो रहा है। तो कह रहा है हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना काम करती है वो। तो भैया आप सभी को पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, यानी कि ऊपर जब उठाया तो कितना काम कर रहा है, कितना बार उठाया सर, 1000 बार उठाया। तो हो जाएगा एक बार में कितना mgh, तो 1000 बार में हो जाएगा 1000 इंटू mgh। ठीक, 1000 मास कितना है भैया उसका 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है 0.5 यानी 1/2 ऊंचाई तक उठा रहा है। ठीक है, इसको रख दीजिए, इसको रख देंगे कितना हो जाएगा ये 4.9, तो हो जाएगा कितना भैया 49,000 जूल जो है इतना इसने काम किया ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसने इतना काम किया। चलिए कह रहा है कि फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁻7 जूल ऑफ एनर्जी पर kg which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? मतलब उसका कितना फैट बर्न हो रहा है, कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है कि बच्चों उसके शरीर के अंदर जो फैट है ना, उसके शरीर के अंदर का जो फैट है वो फैट का केवल 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। देखो 1 kg अगर मैं बात करता हूँ, 1 kg फैट जो है ये कितना एनर्जी सप्लाई करता है, ये सप्लाई करता है सर 3.8 इंटू 10⁻7 जूल। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो पैदा होगा, कन्वर्जन होगा 1 kg से मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम 1 kg, मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम 1 kg फैट कितना होगा भैया, तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻7 का केवल 20% यानी 1/5। ठीक, क्लियर है। तो 1 kg से अपने को यार 1 kg से अपने को इतना एनर्जी मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होगा, और अपने को चाहिए कितना 49,000 ही चाहिए, अपने को मिल कितना रहा इतना। तो कितना की आवश्यकता है, अमाउंट ऑफ फैट रिक्वायर्ड, कितना फैट की रिक्वायर्ड है भैया, कितना फैट की रिक्वायर्ड है सर, ये हो जाएगा 49,000 की आवश्यकता, 49,000 जूल की आवश्यकता है अपने को, 49,000 जूल की अपने पास
आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, देख रहे हो क्या है ना भाई, 49,000 की अपने पास आवश्यकता है और आप प्रोवाइड करा रहे हैं 3.8 × 10⁻⁷, नीचे 5 ऊपर चला जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग, इसको सॉल्व कीजिए जरा, कितना आ जाएगा, 49 डिवाइड बाय इंटू 5 कर दीजिए, डिवाइड बाय हो जाएगा अपने पास 3.8, ठीक। और 10⁻⁷, 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻ हो जाएगा अपने पास 6.4 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि बेसिकली 6.4 ग्राम। यानी कि भैया अगर आप पर डे 1000 बार वैसे तो बहुत मुश्किल बात है, 1000 बार अगर आप 10 kg उठाते हैं तो केवल और केवल आपके शरीर से 6.4 ग्राम फैट ही लॉस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है, मज़ा आ गया, कहानी पूरी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई यार? बढ़िया सवाल था एवरीवन, ठीक है, बढ़िया सवाल था, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल था, कर सकते हैं अब सभी लोग, कर सकते हैं ना? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा लोग बताइए, किसी कोई दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, चलो भाई। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चा लोग आप सभी के स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का। अभी तक हमने 22 क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया सारे ग्रेड डिटेल में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन का भी हम लोग कर लेते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि एक फैमिली है जो कि 8 किलोवाट पावर का यूज करती है, ठीक है, मतलब उसके घरों में बिजली का खर्चा है 8 किलोवाट, ठीक। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। यदि इसका 20% एनर्जी जो है कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट। मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक घर है, एक फैमिली है जिसका छत पे हमने लगा दिया है क्या, सोलर पैनल लगा दिया है। अब इस सोलर पैनल जो है, इस सोलर पैनल पे सूर्य की एनर्जी जो आती है 200 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया पे आती है और इसका केवल और केवल 20% एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि कह सकते हैं 1/5 यानी कि हो जाएगा 40 वाट। 40 वाट पर मीटर स्क्वायर ही अपने काम का है, 40 वाट पर मीटर स्क्वायर ही अपने काम का है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की एरिया में भैया 40 वाट की ही बिजली पैदा हो पाएगी। 1 मीटर की स्क्वायर के एरिया से 40 वाट ही इलेक्ट्रिसिटी अपने पास पैदा हो पाएगा। तो भैया अपने को चाहिए कितना, 8 किलोवाट। कितना चाहिए, 8 किलोवाट। तो 8 किलोवाट के लिए कितने एरिया की आवश्यकता होगी, तो 8 किलोवाट यानी 8000 वाट डिवाइड बाई 40 कर देंगे तो हो जाएगा लगभग 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। यानी कि अपने को 200 मीटर स्क्वायर बड़े छत की आवश्यकता होगी, 200 मीटर स्क्वायर बड़े घर की आवश्यकता होगी, छत की आवश्यकता होगी, एरिया की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग करके आप लोग घर की बिजली को पैदा कर सकते, मतलब घर में सप्लाई कर सकते हैं 8 किलोवाट। ठीक, समझ में आ गया। अगला कह रहा है कंपेयर दिस एरिया टू द दैट ऑफ रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। एक टिपिकल हाउस से इस एरिया कंपेरिजन कीजिए। तो बच्चों अगर देखा जाए तो 200 मीटर स्क्वायर एरिया कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मैं बात करता हूँ बच्चों की, अगर एक लार्ज साइज हाउस है, एक मतलब 200 मीटर स्क्वायर मतलब समझ लो कि 20 मीटर लंबा घर हो गया, 10 मीटर चौड़ा हो गया, ऐसा समझ सकते हो। 20 मीटर लंबा घर हो गया और 10 मीटर चौड़ा घर हो गया। तो नॉर्मल ऐसा घर देखा जाए तो थोड़ा मतलब कह सकते हो कि जो कंपेरेबल साइज है, साइज कितना है घर का हमारा कंपेरेबल है, मतलब कि 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े घर की अगर बात किया जाए तो इस वाले घर में, इतने बड़े घर में अगर हम लोग देखें तो 8 किलोवाट की बिजली उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग कह सकते हो कंपेरेबल है ये एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी इतने बड़े घर की आवश्यकता होगी तब जाकर के आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को आ गया होगा मजा इस कंप्लीट सेशन के डिस्कशन में। टोटल ऑफ 23 क्वेश्चन के बच्चों हमने डिस्कस कर दिया वर्क पावर एनर्जी का, है ना। बढ़िया बढ़िया सवाल थे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले सवाल थे, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन था इसमें, है ना। वर्क पे, पावर पे, एनर्जी पे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल भी थे इसमें अच्छे अच्छे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने सेशन को लास्ट तक देखा यार थैंक यू वेरी मच, मज़ा जरूर आया होगा। और जिन्होंने सेशन को लास्ट तक नहीं देखा देख लेना यार, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। देखो काइनेमेटिक्स की बात कर लेता हूँ जिसमें मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, उसके बाद मैकेनिक्स का जो दूसरा पोर्शन लॉज ऑफ मोशन,
और उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी। ये 4-5 चैप्टर बच्चों ऐसे हैं ना जो कि फिजिक्स का बेस बनाते हैं। अगर आप क्लास 12 में जाते हैं या फिर नीट की जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों ये चीज़ें बिल्कुल बेस बनाती है। कोई भी चैप्टर ले लो यार, यहाँ पे वहाँ पे इन चीज़ों का यूज होता ही होता है, ठीक है। तो इन चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ना, इनके कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा। तो सेशन को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।